इस आइलैंड पर अब तक जितने भी राज सामने आए वो सिर्फ शुरुआत थे, क्योंकि इस बार एक ऐसा सच सामने आएगा जिसके बाद हर पुरानी घटना का मतलब बदल जाएगा। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैक, केट और सॉयर को हेनरी और उसके लोगों ने पकड़ लिया था। उसी दौरान स्वान स्टेशन रहस्यमयी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट की वजह से तबाह हो गई और डेसमंड भी लापता हो गया। अब कहानी को वापस ले चलते हैं 22 सितंबर 2004 पर, क्योंकि इसी दिन ऐसी कई घटनाएं हुई थी जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। डेसमंड से गलती से केल्विन की मौत हो गई, फिर वह समय पर नंबर भी नहीं डाल पाया, जिसकी वजह से स्वान स्टेशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पूरी तरह बिगड़ गया और आखिरकार फ्लाइट 815 क्रैश हो गई। लेकिन इस हादसे से ठीक कुछ मिनट पहले एक बिल्कुल अलग ही नजारा देखने को मिलता है। कुछ लोग आराम से आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है। सभी लोग घबराकर बाहर निकल आते हैं। भीड़ में हमें ईथन दिखाई देता है और हेनरी भी, साथ ही उनके दर्जनों साथी। हैरानी की बात यह है कि ये लोग किसी जंगली या अदर्स ग्रुप की तरह नहीं, बल्कि एक अच्छी बसी हुई कॉलोनी में बिल्कुल सिंपल जिंदगी जी रहे होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये लोग खुद को हमेशा अदर्स क्यों दिखाते रहे। तभी उनकी नजर आसमान पर जाती है और फ्लाइट 815 हवा में ही दो हिस्सों में टूट जाती है। हेनरी बिना एक पल गंवाए गुडविन और ईथन को बुलाता है और दोनों को अलग अलग हिस्सों के मलबे तक पहुंचने का आदेश देता है। साथ ही कहता है कि अगर कोई जिंदा बचा हो तो उसके बीच में घुल मिल जाना। यहीं से साफ हो जाता है कि ये पूरा ग्रुप पहले से इसी आइलैंड पर रह रहा था और हर चीज पर नजर रखे हुए था। अब कहानी वापस जैक की तरफ आती है। जैक एक अंधेरे कमरे में होश में आता है और उसकी बांह पर खून निकालने के निशान साफ दिखाई देते हैं। जिस कमरे में वह कैद है वहां मोटी ट्रांसपेरेंट ग्लास की दीवार लगी है। वह पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। दूसरी तरफ सॉयर को खुले आसमान के नीचे बने लोहे के पिंजरे में बंद रखा गया है। बाहर लगे एक बड़े मेटल पाइप पर धर्मा इनिशिएटिव का निशान बना होता है। वह निशान एक पल के लिए दिखाई देता है, वो ऑक्टोपस जैसा लगता है, लेकिन अभी साफ समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद जब ये फिर सामने आएगा तब इसे ध्यान से देखेंगे। सॉयर के सामने वाले पिंजरे में भी एक लड़का बंद है, लेकिन सॉयर जितना भी आवाज लगाता है वह कोई जवाब नहीं देता। इसी बीच सॉयर अपने पिंजरे में लगे अजीब बटन और मशीनों को देखने लगता है। जिज्ञासा में वह बटन दबा देता है, लेकिन अगले ही पल तेज करंट का झटका उसे दूर जाकर पटक देता है। सामने वाला कैदी ये सब देखकर सिर्फ मुस्कुराता रहता है। उधर केट की हालत इन तीनों में सबसे बेहतर होती है। उसे नहलाया जाता है और पहनने के लिए एक सुंदर ड्रेस भी दी जाती है। अब फिर जैक की तरफ चलते हैं। वहाँ एक महिला आती है जिसका नाम जूलियट है। वह जैक के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन उसके किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देती। बस इतना कहती है कि जैक उस पर पूरी तरह भरोसा कर सकता है। इसी दौरान सॉयर लगातार अपने पिंजरे से निकलने का तरीका ढूंढता रहता है। तभी सामने वाले पिंजरे में बंद लड़का अचानक ताला खोलकर बाहर निकल आता है और सॉयर का पिंजरा भी खोल देता है। दोनों बिना समय गंवाए वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन उनकी आजादी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। सॉयर कुछ ही कदम आगे बढ़ता है कि जूलियट उसे देख लेती है और एक स्टन गन से झटका देकर दोबारा काबू में कर लेती है। उसे फिर उसी पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। उधर भागने वाला दूसरे लड़के को भी पकड़ लिया जाता है। उसका नाम कार्ल है और दाढ़ी वाला आदमी अपने साथियों के साथ उसे जंगल की तरफ ले जाता है। अब एक और मौके पर जैक जूलियट को काबू में कर लेता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। दोनों एक ऐसे दरवाजे तक पहुंचते हैं जिस पर एक बड़ा सा वाल्व व्हील हैंडल लगा होता है। जूलियट घबराकर जैक से बार बार कहती है कि वह इस वाल्व व्हील हैंडल को बिल्कुल मत खोले। तभी हेनरी भी वहां पहुंच जाता है और कहता है कि इस बार जूलियट की बात मान लेना, क्योंकि अगर ये दरवाजा खुल गया तो तुम दोनों की जान चली जाएगी। लेकिन जैक उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और बिना रुके उस वाल्व व्हील हैंडल को घुमाकर दरवाजा खोल देता है। अगले ही पल तेज रफ्तार से समुद्र का पानी अंदर घुसने लगता है। हालात एक पल में बेकाबू हो जाते हैं, इसलिए जैक और जूलियट दोनों मिलकर किसी तरह उस दरवाजे को वापस बंद कर देते हैं। मौका मिलते ही जूलियट जैक को बेहोश कर देती है। उधर सॉयर अब भी अपने पिंजरे के रहस्य को समझने में लगा रहता है। काफी कोशिशों के बाद उसे पता चलता है कि इन सभी स्विच को सही तरीके से एक साथ एक्टिव करना पड़ता है। जैसे ही वह ऐसा करता है उसे इनाम में एक मछली के आकार का बिस्किट मिलता है, साथ में जानवरों का चारा और पानी भी। अब साफ लगने लगता है कि ये पिंजरा पहले इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों को रखने के लिए बनाया गया था। तभी केट को भी वहां लाया जाता है और उसे सॉयर के ठीक सामने वाले पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। सॉयर बिना कुछ सोचे अपना जीता हुआ फिश शेप्ड बिस्किट केट को दे देता है और केट भी कई घंटों की भूख के बाद उसे बड़े मजे से खा लेती है। दूसरी तरफ जब जैक को दोबारा होश आता है तब जूलियट उसे थोड़ी बहुत सच्चाई बताती है। वह समझाती है कि जहां वे मौजूद हैं वह भी धर्मा इनिशिएटिव का ही एक स्टेशन है जिसका नाम हाइड्रा स्टेशन है। अब जिस निशान को सॉयर ने पहले ऑक्टोपस समझा था वह असल में हाइड्रा का सिंबल था और इस स्टेशन का इस्तेमाल जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए किया जाता था। यानी जैक जिस मोटे ट्रांसपेरेंट ग्लास वाले कमरे में कैद है वह पहले एक एक्वेरियम हुआ करता था, जबकि सॉयर का पिंजरा
भी पहले जानवरों को रखने के लिए इस्तेमाल होता था। अब पीछे की कई बातें खुद ही जुड़ने लगती हैं, यहाँ तक कि आइलैंड पर दिखने वाला पोलर बियर भी शायद धर्मा इनिशिएटिव के किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रहा होगा। इसके बाद जैक सीधा सवाल करता है कि क्या तुम लोग धर्मा इनिशिएटिव के सदस्य हो, लेकिन जूलियट इसका सीधा जवाब नहीं देती। वह सिर्फ इतना कहती है कि वो सब बहुत पुरानी बात हो चुकी है। फिर वह एक फाइल निकालती है जिसमें जैक की पूरी जिंदगी दर्ज होती है। उसमें लिखा होता है कि जैक लॉस एंजल्स के एक अस्पताल में स्पाइन सर्जन है। वह कोलंबिया भी जा चुका है। अपनी उम्र के बाकी लोगों से 1 साल पहले ही ग्रेजुएशन पूरी कर चुका है। उसकी एक बार शादी हुई थी और बाद में उसकी पत्नी सारा के किसी और के साथ रिश्ते की वजह से दोनों का तलाक हो गया। इतना ही नहीं, जूलियट के पास जैक के पिता की ऑटोप्सी रिपोर्ट तक मौजूद होती है। ये देखकर जैक पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि इन लोगों को उसकी जिंदगी के बारे में इतनी बारीकी से कैसे पता है। इसी बीच उसकी यादों में सारा लौट आती है। उसे वही शख्स याद आने लगता है जिसके लिए सारा उसे छोड़कर चली गई थी। वो देखने में बिल्कुल साधारण था। तभी जैक खुद को रोक नहीं पाता और जूलियट से पूछता है कि क्या सारा अब खुश है। जूलियट बिना झिझक कहती है कि हाँ, वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। ये जवाब सुनकर जैक अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर सारा ने उससे कहीं कम लगने वाले इंसान को क्यों चुना। आखिरकार जैक हार मान लेता है और कहता है कि अब वह कोई विरोध नहीं करेगा। जूलियट जैसे ही बाहर निकलती है, हेनरी उसकी तारीफ करता है, लेकिन यही पहली बार हमें पता चलता है कि हेनरी उसका असली नाम नहीं है। उसका असली नाम बेन है, इसलिए अब से हम भी उसे बेन ही कहेंगे। इसी दौरान बेन को एक महिला खबर देती है कि समुद्र में मौजूद नाव वाले लोग पीछे की तरफ से उनके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वह बिना एक पल गंवाए तुरंत एक टीम तैयार करने का आदेश देता है ताकि उनके वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक लिया जाए। यहाँ नाव पर मौजूद सईद समझ जाता है कि शायद जैक, केट और सॉयर पकड़े जा चुके हैं, क्योंकि पूरा एक दिन बीत चुका है और अब तक उन्हें उनसे आकर मिल जाना चाहिए था। लेकिन यह बात सईद सन और जिन को नहीं बताता है। इसी बीच कहानी सन के पुराने दिनों में चली जाती है। उस समय वह अमीर लड़के से इंग्लिश सीख रही थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और उनका रिश्ता हद से आगे बढ़ने लगा। लेकिन उसी पल सन खुद को रोक लेती है। वह साफ कहती है कि नहीं, वह शादीशुदा है और अपने पति के साथ धोखा नहीं कर सकती। इसी वजह से अब तक ये संभावना बनी रहती है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा शायद जिन का ही हो। जाते समय वह लड़का सन को एक नेकलेस भी देता है, लेकिन सन उसे भी लेने से मना कर देती है। वह फिर दोहराती है कि वह अपने पति के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहती। तभी जब दोनों एक दूसरे के और करीब आने वाले होते हैं, दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खुलते ही सन के पिता उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। इसके बाद घर लौटकर सन के पिता तुरंत जिन को अपने पास बुलाते हैं और उसे आदेश देते हैं कि वह उस अमीर लड़के को जाकर मार डाले। लेकिन वजह क्या है ये नहीं बताते। जिन बिना झिझके इस काम से इनकार कर देता है। वह साफ कहता है कि अगर वह ऐसे ही उनके लिए काम करता रहा तो उनकी बेटी भी उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन सन के पिता गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए कहते हैं कि उस लड़के ने उनके पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अब जब जिन उनका दामाद है तो उनका अपमान जिन का भी अपमान है, इसलिए उसे हर हाल में परिवार की खोई हुई इज्जत वापस लानी होगी। काफी सोचने के बाद जिन फैसला करता है कि वह आखिरी बार अपने ससुर की बात मान लेगा। वह उस लड़के के पास पहुंचते ही उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है और मारते मारते पूछता है कि क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वह लड़का घबरा कर कहता है कि हाँ, उसे सब पता है, बस उसे थोड़ा रहम दिखाया जाए। लेकिन तभी जिन चौंकाते हुए उससे कहता है कि तुरंत इस शहर से भाग जाओ और फिर कभी वापस मत आना। असल में जिन का इरादा उसे मारने का था ही नहीं। उसका दिल आखिर तक नहीं माना, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिन जैसे ही वापस अपनी गाड़ी में बैठता है तभी अचानक एक तेज आवाज आती है। वह लड़का बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे चुका होता है और उसके हाथ में वही नेकलेस होता है जो उसने सन को दिया था। कुछ समय बाद उसकी अंतिम यात्रा में सन भी पहुंचती है। वहीं उसकी मुलाकात अपने पिता से होती है। उसके पिता सिर्फ इतना कहते हैं कि अब जिन के पास वापस लौट जाओ और ये सब हमेशा के लिए खत्म कर दो। अब कहानी फिर से आइलैंड पर लौटती है। सईद जिन और सन को कहता है हमें इस बार किसी खुली जगह पर जाकर दोबारा काला धुआं छोड़ेंगे। शायद पिछली बार पहाड़ की वजह से धुआं ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा। हालांकि ये बात खुद सईद को सिर्फ एक उम्मीद जैसी लगती है। इसी दौरान दूसरी तरफ सॉयर और केट से जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही होती है। काम करते हुए भी सॉयर बार बार केट की तरफ नजरें घुमाता रहता है। तभी चुपके से एलेक्स वहां पहुंचती है और केट से पूछती है कि क्या उसने कार्ल को कहीं देखा है। अब हमें पता चलता है कि कार्ल एलेक्स का बॉयफ्रेंड है, लेकिन केट उसे पहचानती तक नहीं, इसलिए वह मना कर देती है। किनारे पर पहुंचने के बाद सईद आखिरकार अपनी असली प्लान सन को बता देता है। वह कहता है कि उसे पहले से ही अंदाजा था कि जैक, केट और सॉयर अदर्स के कब्जे में है, इसलिए उसने जानबूझकर काला धुआं कर रहा है। उसका मकसद मदद के लिए इशारा करना नहीं था, बल्कि अदर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचना था ताकि वे खुद उन्हें पकड़ने या उनका सामना करने के लिए वहां आ जाए। सईद को भरोसा था कि इसी तरह उन्हें अदर्स तक पहुंचने और अपने साथियों को छुड़ाने का
मौका मिलेगा। उसका प्लान था कि वह उनमें से किसी एक को पकड़कर उसी के जरिए जैक तक पहुंचे। उसे डर था कि अगर वह पहले ही सब सच बता देता तो सन और जिन शायद उसका साथ नहीं देते, लेकिन जिन जल्दी ही उसकी पूरी योजना समझ जाता है। वह सन से कहता है कि सईद से साफ साफ कह दे, अब जो भी होगा वे तीनों साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। इसके बाद जिन सन को वापस नाव पर रहने के लिए कहता है, क्योंकि फिलहाल वही सबसे सुरक्षित जगह है। दूसरी तरफ सॉयर मौका मिलते ही बड़े आराम से केट के पास पहुंचता है और अचानक उसे अपनी बाहों में भरकर किस कर देता है। उधर रात होते ही सन नाव पर अकेली होती है कि तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वह तुरंत बंदूक उठा लेती है। कुछ ही देर में एक महिला अंदर आती है और हैरानी की बात यह होती है कि उसे सन का नाम और उसकी पूरी बैकग्राउंड पहले से पता होती है। अब साफ हो जाता है कि ये लोग बचे हुए सभी लोगों के बारे में काफी पहले से जानकारी जुटा चुके हैं। वह महिला पूरे भरोसे से कहती है कि सन गोली नहीं चलाएगी क्योंकि वह ऐसा करने वाली इंसान नहीं है, लेकिन अगले ही पल सन ट्रिगर दबा देती है और गोली सीधा उस महिला के पेट में जाकर लगती है। उसी वक्त बाहर मौजूद सईद और जिन भी नाव की तरफ से आवाज सुन लेते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि ये सब उन्हें वहां से दूर ले जाने की चाल थी। जब तक वे वापस पहुंचते हैं तब तक नाव लेकर लोग निकल चुके होते हैं। जिन बिना एक पल गंवाए समुद्र में छलांग लगा देता है और नाव तक पहुंचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सन उन लोगों से बचते बचाते सही मौका देखकर खुद भी पानी में कूद जाती है। जिन उसे सुरक्षित बाहर निकाल लेता है, लेकिन तब तक उनकी नाव हमेशा के लिए जा चुकी होती है। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए तीनों फैसला करते हैं कि पैदल ही वापस कैंप लौटेंगे और आगे की प्लान वहीं बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पिंजरे में बंद सॉयर और केट के लिए मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। केट सॉयर से पूछती है कि उसने अचानक उसे किस क्यों किया था। सॉयर हंसते हुए कहता है कि वह खुद को रोक ही नहीं पाया। फिर मजाक में कहता है कि जिस तरह केट काम कर रही थी उसे देखकर उसका दिल मान ही नहीं रहा था, लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान फिर हालात पर आ जाता है। वह कहता है कि यहाँ मौजूद लोगों में सिर्फ एक आदमी ऐसा है जो सच में उसके लिए खतरा बन सकता है। बाकी लोगों से वह किसी तरह निपट सकता है। बस सबसे बड़ी परेशानी उनकी स्टन गन है। अगर उससे छुटकारा मिल जाए तो बाहर निकलने का रास्ता भी मिल सकता है। लेकिन सॉयर और केट को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी हर बात कैमरों के जरिए देखी और सुनी जा रही है। यहाँ सिर्फ निगरानी ही नहीं हो रही, बल्कि उनकी एक एक आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है। ऐसे में यहाँ से भाग निकलना जितना आसान दिख रहा था, असल में उतना बिल्कुल भी नहीं था। इसी बीच बेन फिर से जैक के पास आता है। वह कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी आइलैंड पर बिताई है, लेकिन अगर जैक उसकी बात मान ले और उसका साथ दे तो वह उसे वापस लॉस एंजल्स भेज सकता है। जैक तुरंत उसकी बात काट देता है। वह कहता है कि अगर तुम्हारे पास सच में इस आइलैंड से बाहर जाने का रास्ता होता तो तुम खुद पूरी जिंदगी यहीं फंसे क्यों रहते। बेन बिल्कुल शांत रहता है। फिर वह कहता है कि फ्लाइट 815 के क्रैश हुए आज पूरे 69 दिन हो चुके हैं। इन 69 दिनों में बाहर की दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है। जॉर्ज बुश दोबारा राष्ट्रपति बन गया, सुपरमैन का किरदार निभाने वाले क्रिस्टोफर रीव की मौत हो गई और बोस्टन रेड सॉक्स ने भी चैंपियनशिप जीत ली। ये सुनते ही जैक जोर से हंस पड़ता है। उसे यकीन ही नहीं होता। वह कहता है कि कहानियां बनाना बंद करो। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि बोस्टन रेड सॉक्स कभी चैंपियनशिप नहीं जीत सकती। तभी बेन अपना सबसे बड़ा सबूत सामने रख देता है। वह जैक को बोस्टन रेड सॉक्स की जीत की असली वीडियो दिखाता है। अब जैक पहली बार मानने पर मजबूर हो जाता है कि बेन का बाहर की दुनिया से सच में संपर्क है, और अगर ऐसा है तो शायद उसके लिए इस आइलैंड से घर लौटना भी नामुमकिन नहीं है। अब दूसरी तरफ कहानी फिर उस धमाके के बाद की तरफ लौटती है। पिछले भाग में हमने देखा था कि स्वान स्टेशन रहस्यमयी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट से पूरी तरह तबाह हो गई थी। वहां से सिर्फ चार्ली बाहर निकल पाया था, लेकिन बाकी लोगों का क्या हुआ? अब इसका जवाब मिलना शुरू होता है। लॉक की आंख खुलती है तो वह खुद को घास पर पड़ा हुआ पाता है। सामने डेसमंड बिना कपड़ों के इधर उधर भाग रहा होता है। तभी लॉक उठने की कोशिश करता है कि आसमान से मिस्टर एको की लाठी उसके सामने आकर गिरती है। कैंप लौटने के बाद लॉक अचानक चर्च बनाना शुरू कर देता है। चार्ली उसे देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि वह पूरा एक दिन कहां गायब था, लेकिन लॉक अपने गले की तरफ इशारा करता है। वह बोल ही नहीं पा रहा होता, इसलिए वह सिर्फ इशारों में समझाता है कि उसे इस आइलैंड से बात करनी है। चार्ली को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। उसे लगता है कि शायद उस धमाके का असर लॉक के दिमाग पर पड़ गया है। इसके बाद लॉक एक छोटा सा टेंट तैयार करता है और उसके अंदर चला जाता है। वहां वह पहले कोई काला सा पदार्थ खाता है, फिर अपने सिर पर पानी डालता है। कुछ ही देर बाद कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। लॉक मुड़कर देखता है तो उसके सामने बून खड़ा होता है। बून कहता है कि वह उसे कुछ दिखाना चाहता है, लेकिन तभी अचानक लॉक की टांगें फिर से जवाब दे देती हैं और वह उठ भी नहीं पाता। बून पहले से ही उसके लिए व्हील चेयर लेकर आया होता है। अगले ही पल सब कुछ बदल जाता और बून उसे व्हील चेयर पर बैठाकर सीधे एयरपोर्ट ले आता है। वहां लॉक अपने सभी साथियों को देखता है, लेकिन इस बार सबकी जिंदगी बिल्कुल अलग दिखाई देती है, जैसे हर कोई किसी और पहचान के साथ जी रहा हो। बून उससे कहता है कि फिलहाल वह उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, पहले उसे अपनी छोड़ी हुई गड़बड़ियां ठीक करनी होंगी। तभी बून का पूरा शरीर अचानक खून से भर जाता है और वह लॉक से कहता है कि उसे मिस्टर एको को बचाना होगा। अगले ही पल लॉक की आंख खुलती है और वह फिर अपने टेंट के बाहर होता है। अब उसकी आवाज भी वापस आ चुकी होती है। वह तुरंत एक चाकू उठाता है और मिस्टर एको को ढूंढने निकल पड़ता है। चार्ली भी उसके
उसके साथ चल देता है। रास्ते में उन्हें मिस्टर एको का क्रॉस मिलता है। निशानों को देखकर लगता है कि शायद किसी जंगली जानवर ने उसे घसीट कर ले गया है। दोनों आगे बढ़ते बढ़ते उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कभी स्वान स्टेशन हुआ करती थी, लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं। पूरा स्टेशन गायब हो चुका होता है और उसकी जगह अब सिर्फ एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा बचा होता है। तभी जंगल की झाड़ियों में अचानक कुछ हलचल होती है। लॉक बिना देर किए अपना चाकू उसी तरफ फेंक देता है। अगले ही पल एक जोरदार चीख सुनाई देती है, लेकिन सामने कोई दुश्मन नहीं बल्कि हर्ली होता है जो वापस लौट आया था। हर्ली फिर लॉक और चार्ली को बताता है कि घाट पर आखिर क्या क्या हुआ था। सारी बात सुनने के बाद लॉक उससे कहता है कि वह अभी तुरंत कैंप वापस चला जाए। पहले वह मिस्टर एको को सुरक्षित लेकर आएगा, उसके बाद सब मिलकर जैक, कैट और सॉयर को छुड़ाने के लिए रेस्क्यू टीम तैयार करेंगे। अब लॉक और चार्ली आगे बढ़ते हैं और जल्द ही उन्हें पोलर बियर की मांग मिल जाती है। अंदर जाने से पहले लॉक अपने पूरे शरीर पर मिट्टी मल लेता है, फिर एक हेयर स्प्रे की बोतल और जलती हुई मशाल लेकर बहुत सावधानी से गुफा के अंदर दाखिल होता है। दूसरी तरफ हर्ली की मुलाकात डेसमंड से होती है, जो अब भी बिना कपड़ों के घूम रहा होता है। हर्ली हैरानी से पूछता है कि धमाका तो समझ में आता है, लेकिन उसमें सिर्फ तुम्हारे कपड़े ही कैसे गायब हो गए? डेसमंड खुद भी इसका जवाब नहीं दे पाता। वह बस इतना कहता है कि जब उसे होश आया तब उसकी यही हालत थी। अच्छी बात यह होती है कि हर्ली के पास कुछ अतिरिक्त कपड़े होते हैं और वह बिना कुछ सोचे डेसमंड को पहनने के लिए दे देता है। इसी बीच लॉक धीरे धीरे पोलर बियर की मांद के अंदर पहुंचता है और वहां उसे मिस्टर एको बेहोश पड़ा मिल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह उसे बाहर निकाल पाता, पोलर बियर अचानक मिस्टर एको को मुंह से पकड़कर और अंदर खींचने लगता है। अब साफ दिखाई देता है कि वह सचमुच एक पोलर बियर ही है। लॉक तुरंत हेयर स्प्रे को आग के साथ इस्तेमाल करता है और उससे निकली तेज लपटों से पोलर बियर को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। मौका मिलते ही वह बड़ी मुश्किल से मिस्टर एको को अपने कंधे पर उठाकर गुफा से बाहर ले आता है। उधर डेसमंड हर्ली को स्वान स्टेशन में हुए धमाके की पूरी कहानी बताता है। तब हर्ली को समझ आता है कि उस दिन आसमान का बैंगनी हो जाना और पूरे आइलैंड का जोर जोर से कांपना आखिर क्यों हुआ था। वह डेसमंड से पूछता है कि क्या जैक और बाकी लोगों को बचाने का कोई तरीका है। डेसमंड उसे भरोसा दिलाता है कि चिंता मत करो, लॉक उन्हें ढूंढने जरूर जाएगा। ये सुनकर हर्ली चौंक जाता है। वह पूछता है कि लॉक ने ऐसा कब कहा, उसे तो ऐसी कोई बात याद ही नहीं। डेसमंड बस हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है कि शायद धमाके के बाद उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुआ है। इसके बाद लॉक और चार्ली मिस्टर एको को नीचे लिटाकर थोड़ी देर आराम करने का फैसला करते हैं। चार्ली पानी लेने चला जाता है। उसके जाते ही लॉक बेहोश पड़े मिस्टर एको से अकेले में बात करने लगता है। वह पछतावे के साथ कहता है कि उसे कभी मिस्टर एको पर शक नहीं करना चाहिए था। उसे इस आइलैंड पर अपना विश्वास भी नहीं खोना चाहिए था। अगर उसने वो सब नहीं किया होता तो शायद आज वह जैक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता और शायद जैक, केट और सॉयर कभी पकड़े भी नहीं जाते। तभी अचानक मिस्टर एको अपनी आंखें खोलता है और धीमी आवाज में कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई, तुम अब भी उन्हें बचा सकते हो। लेकिन जैसे ही चार्ली वापस आता है, मिस्टर एको फिर से बेहोश पड़ा होता है। अब समझ ही नहीं आता कि वह सच में कुछ पल के लिए होश में आया था या ये सिर्फ लॉक का भ्रम था। इसके बाद दोनों मिलकर मिस्टर एको को कैंप वापस ले आते हैं। वहीं हर्ली भी सबको सच सच बता देता है कि जैक, केट और सॉयर को पकड़ लिया गया है। ये खबर सुनते ही पूरे कैंप में डर और बेचैनी फैल जाती है। हालात संभालने के लिए लॉक सबके सामने आता है और सभी का हौसला बढ़ाता है। उसकी बातों का असर भी होता है और धीरे धीरे लोगों का डर कम होने लगता है। तभी हर्ली को डेसमंड की कही हुई बात याद आती है। अब उसे समझ आता है कि डेसमंड जिस लॉक के भाषण की बात कर रहा था वो यही था। इससे हर्ली भी हैरान रह जाता है क्योंकि डेसमंड को ये सब पहले से कैसे पता था, ये किसी की समझ से बाहर था। कुछ समय बाद डेसमंड क्लेयर के पास आता है और कहता है कि उसके टेंट की छत की मरम्मत कर लेनी चाहिए, साथ ही उस पर एक लाइटनिंग रॉड भी लगा देना चाहिए। तभी चार्ली वहां पहुंचता है और टेंट को देखकर कहता है कि इसमें तो कोई खराबी ही नहीं है, फिर इतनी छोटी सी जगह पर लाइटनिंग रॉड लगाने की क्या जरूरत है। उसे डेसमंड की बात बिल्कुल अजीब लगती है, इसलिए वह हंसते हुए उसकी सलाह ठुकरा देता है। दूसरी तरफ हाइड्रा स्टेशन में सन की गोली से घायल हुई महिला को स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर लाया जाता है और उसकी जान बचाने की कोशिश शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद बेन सॉयर के पास पहुंचता है। वह पहले उसे बुरी तरह पीटता है, फिर उसे हाइड्रा स्टेशन के अंदर ले जाकर उसके सीने में एक इंजेक्शन लगा देता है। सॉयर की दर्द भरी चीखें स्पीकर के जरिए जैक तक भी पहुंचती हैं। जब सॉयर को दोबारा होश आता है तो उसके सीने पर एक ताजा जख्म का निशान बना होता है। तभी बेन अंदर आता है और कहता है कि उसके दिल के पास एक पेसमेकर लगाया गया है। अगर उसकी हार्ट रेट 140 से ऊपर गई तो वही पेसमेकर उसके दिल को फाड़ देगा।
जाएगा। इतना कहकर वह उसकी कलाई में हार्ट रेट मॉनिटर भी पहनाता है और सख्त चेतावनी देता है कि इस बारे में केट को कुछ नहीं बताना। अगर उसने ऐसा किया तो केट के साथ भी यही किया जाएगा। इसके बाद उसे फिर से उसी पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये लोग जानबूझकर केट को नहाने के लिए पानी की एक बाल्टी देते हैं। जैसे ही सॉयर की नजर केट की खुली पीठ पर पड़ती है, उसका हार्ट रेट तेजी से बढ़ने लगता है और मॉनिटर अलार्म बजाने लगता है। केट घबरा कर पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन सॉयर कुछ नहीं बताता। वह बस उसे जल्दी से कपड़े पहन लेने के लिए कहता है और खुद अपने सिर पर ठंडा पानी डालकर किसी तरह अपने दिल की धड़कन नॉर्मल करता है। इसी दौरान उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है। एक समय वह धोखाधड़ी के मामले में जेल भी जा चुका था। वहीं एक दिन उससे मिलने एक ऐसी महिला आती है जिसे सॉयर पहले ठग चुका था। हैरानी की बात यह होती है कि वह उससे कोई शिकायत नहीं करती, बल्कि कहती है कि वह सॉयर के जेल से बाहर आने का इंतजार करेगी ताकि दोनों साथ मिलकर नई जिंदगी शुरू कर सकें। वह ये भी बताती है कि उसने सॉयर की बेटी को जन्म दिया है, लेकिन सॉयर उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि वो बच्ची उसकी नहीं है और वह उसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चला जाता है। अब कहानी फिर से आइलैंड पर लौटती है। जूलियट घबराई हुई जैक के पास आती है और उससे सन की गोली से घायल हुई महिला की जान बचाने की गुजारिश करती है। जैक एक डॉक्टर होने के नाते किसी मरते हुए इंसान को यूं नहीं छोड़ सकता, इसलिए वह तुरंत उसके साथ चल पड़ता है। रास्ते में जैक की नजर दीवार पर लगी 3 एक्सरे इमेजेस पर पड़ती है। वह स्पाइन सर्जन है, इसीलिए एक नजर में समझ जाता है कि इन तस्वीरों में दिख रहे इंसान की रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर है। लेकिन जैसे ही वह ऑपरेशन रूम में पहुंचता है, तब तक उस घायल महिला की मौत हो चुकी होती है। उसकी मौत से उसका पति डैनी बुरी तरह गुस्से में आ जाता है। वह अपना सारा गुस्सा सॉयर पर उतारने लगता है। उसे पीटते हुए वह केट से पूछता है कि क्या वह सच में सॉयर से प्यार करती है। सॉयर की जान बचाने के लिए केट मजबूरी में हाँ कह देती है। उनके जाने के बाद केट बड़ी फुर्ती से अपने पिंजरे की छत से बाहर निकल आती है। उसका इरादा सॉयर का ताला खोलकर दोनों के साथ भाग निकलने का होता है, लेकिन सॉयर उसे तुरंत रोक देता है। उसे पूरा यकीन होता है कि यहाँ हर जगह कैमरे लगे हैं। अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो इस बार उनका अंजाम पहले से भी ज्यादा बुरा होगा। केट मजबूरी में दोबारा अपने पिंजरे के अंदर लौट जाती है। जैसा सॉयर ने अंदाजा लगाया था, बिल्कुल वैसा ही होता है। बेन कंट्रोल रूम में बैठकर कैमरों के जरिए उनकी हर हरकत देख रहा होता है। दूसरी तरफ कैंप में डेसमंड एक डंडे और गोल्फ क्लब की मदद से एक छोटा सा लाइटनिंग रॉड तैयार करता है। फिर वह हर्ली से मुस्कुराकर कहता है कि बस अब थोड़ा इंतजार करो, मजा आने वाला है। उसकी बात खत्म होते ही अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और अगले ही पल बिजली सीधे उसी लाइटनिंग रॉड पर गिरती है। ये देखकर चार्ली भी दंग रह जाता है। अब उसके मन में भी यही सवाल उठने लगता है कि क्या डेसमंड सच में भविष्य देख सकता है। उधर सुबह होने से पहले ही बेन सॉयर को पिंजरे से बाहर निकाल लेता है। वह उसे अपने साथ एक जगह ले जाने लगता है। लंबा रास्ता तय करते हुए सॉयर की हार्ट रेट लगातार बढ़ती रहती है और 140 के करीब पहुंच जाती है। तभी बेन हंसते हुए सच्चाई बता देता है कि उसके दिल में कोई पेसमेकर लगाया ही नहीं गया था। उसने ये पूरी कहानी सिर्फ उसे डराने के लिए बनाई थी। ये सुनते ही सॉयर गुस्से में बेन के मुंह पर जोरदार मुक्का मार देता है, लेकिन बेन जरा भी नाराज नहीं होता और उसे अपने साथ आगे ले जाता है। कुछ देर बाद दोनों समुद्र किनारे पहुंचते हैं। वहां से सामने देखने पर दूसरी जमीन साफ दिखाई देती है। बेन बताता है कि वही असली आइलैंड है जहां फ्लाइट 815 के बाकी लोग मौजूद हैं, जबकि वे इस समय एक छोटे से दूसरे आइलैंड पर हैं। बेन का मकसद सिर्फ इतना था कि सॉयर अच्छी तरह समझ जाए कि यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ कैंप में मिस्टर एको को आखिर होश आ जाता है, लेकिन आधी बेहोशी की हालत में उसे फिर से येमी दिखाई देता है। येमी उससे कहता है कि अब वक्त आ गया है कि वह अपने पापों का सामना करे। अगर वह सच में तैयार है तो उसे पता है कि उसे कहां आना होगा। तभी अचानक मिस्टर एको के टेंट में आग लग जाती है। सभी लोग दौड़कर उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर मिस्टर एको वहां से चुपचाप निकल जाता है। लगता है वह येमी की बताई हुई जगह की तरफ ही जा रहा है। उधर बेन फिर से जैक से मिलने आता है। इस बार जैक सीधे उसके सामने सच रख देता है। वह कहता है, क्या तुमने मुझे इसलिए कैद किया है ताकि मैं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का ट्यूमर निकाल सकूं? पिछली बार मैंने दीवार पर जो 3 एक्सरे इमेजेस देखी थी, क्या वो तुम्हारी थी? अगर तुम्हारा इलाज जल्दी नहीं हुआ तो तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जैक की ये बात सुनकर बेन पूरी तरह चुप हो जाता है। उसके चेहरे का भाव ही बता देता है कि जैक का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। दूसरी तरफ लॉक समझ जाता है कि मिस्टर एको आखिर कहां गया होगा, इसलिए वह तुरंत एक छोटी टीम तैयार करता है और मिस्टर एको को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर मिस्टर एको भी बड़ी मुश्किल से उसी दिशा में बढ़ रहा होता है।
चलते चलते उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है। उस समय पुलिस ने उसे गलती से प्रीस्ट समझ लिया था। इसके बाद उसने सचमुच चर्च में प्रीस्ट बनकर लोगों की सेवा करने की कोशिश की, लेकिन ये रास्ता उतना आसान नहीं था। एक दिन कुछ हथियारबंद गुंडे चर्च में आ धमकते हैं। उनका कहना था कि चर्च को रेड क्रॉस की तरफ से जितनी भी वैक्सीन मिलती है उसमें से 80% उन्हें देना होगा। बदले में वे चर्च की सुरक्षा करेंगे। अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वे पूरे चर्च को आग लगा देंगे। जाते जाते उनका सरदार लोगों में डर फैलाने के लिए एक बेगुनाह महिला को गोली मार देता है और धमकी देकर कहता है कि अगले शुक्रवार वह वैक्सीन लेने फिर आएगा। अगर तब तक वैक्सीन नहीं मिली तो सबका यही हाल होगा। मिस्टर एको उस समय कुछ नहीं कहता, वह बस उन्हें जाते हुए देखता रहता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। उसे अपना पुराना खौफनाक अतीत याद आने लगता है। अगले शुक्रवार जब वही गुंडे दोबारा लौटते हैं, तब तक मिस्टर एको पहले ही सारी वैक्सीन वहां से हटा चुका होता है। इसके बाद वह अकेले ही उन सभी गुंडों का सफाया कर देता है। जब वह चर्च से बाहर निकलता है तो डूबते सूरज की रोशनी उसके खून से सने शरीर पर पड़ रही होती है। सामने खड़े गांव वालों को देखकर उसे एहसास होने लगता है कि उसने फिर से वही रास्ता चुन लिया है जिससे वह हमेशा के लिए दूर जाना चाहता था। इतनी सारी जानें लेने के बाद शायद अब वह खुद को प्रीस्ट कहलाने के लायक नहीं मानता। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में लौट आती है। अब लॉक का लोगों को संभालने का तरीका जैक से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। वह किसी पर अपनी बात थोपता नहीं है। जो उसके साथ जाना चाहता है जा सकता है और जो रुकना चाहता है रुक सकता है, लेकिन नतीजा ये होता है कि उसके पीछे ऐसे कई लोग भी चल पड़ते हैं जिन्हें हमने पहले कभी खास देखा ही नहीं था। दूसरी तरफ मिस्टर एको चलते चलते नदी किनारे थोड़ा आराम करने के लिए रुकता है। तभी रहस्यमयी काला धुआं एक बार फिर उसके सामने आ जाता है। इस बार हमला करने के बजाय ऐसा लगता है जैसे वह मिस्टर एको को किसी खास जगह की तरफ ले जाना चाहता हो। इसी दौरान लॉक और उसके साथी भी आखिरकार मिस्टर एको तक पहुंच जाते हैं। उधर हाइड्रा स्टेशन में बेन आखिर जैक के सामने सच कबूल कर लेता है। वह मान लेता है कि उसने जैक को इसलिए कैद किया क्योंकि वह चाहता है कि जैक उसका ऑपरेशन करे। बेन बताता है कि उसका इरादा जैक को धीरे धीरे अपनी तरफ करना था ताकि वह अपनी मर्जी से उसका इलाज करने के लिए तैयार हो जाए। इससे बेन की सोच भी साफ समझ आती है। वह कभी सिर्फ डर का सहारा नहीं लेता और न ही सिर्फ मीठी बातें करता है। वह दोनों तरीकों का इस्तेमाल करता है, पहले दबाव बनाता है और फिर भरोसा जीतने की कोशिश करता है। यही वजह है कि वह सामने वाले को बिना एहसास कराए अपनी चाल में फंसा लेता है। आखिर में बेन सिर्फ इतना कहता है कि अब मेरा मकसद तुम्हारे सामने आ चुका है, अब मेरी जान बचानी है या नहीं ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। जैक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और बस उसे जाते हुए देखता रहता है। दूसरी तरफ जंगल में लॉक और उसके साथी आखिरकार प्लेन के मलबे तक पहुंच जाते हैं। अब सईद कुछ लोगों को लेकर पर्ल स्टेशन के अंदर जाता है ताकि वहां मौजूद कंप्यूटर के जरिए ये पता लगाया जा सके कि क्या उसका संपर्क किसी दूसरे स्टेशन से हो सकता है। अब तक जो बातें सामने आई हैं उनसे इतना तो साफ हो जाता है कि धर्मा इनिशिएटिव के अलग अलग स्टेशन आपस में जुड़े हुए थे। पहले स्वान स्टेशन में माइकल जिस अजनबी इंसान से कंप्यूटर पर बात कर रहा था, अब लगता है कि वह वॉल्ट नहीं बल्कि बेन के ही लोगों में से कोई था जो दूसरे स्टेशन से उससे संपर्क कर रहा था। यानी कंप्यूटर पर होने वाली वो बातचीत कोई रहस्य या अलौकिक घटना नहीं थी बल्कि धर्मा इनिशिएटिव के सिस्टम का ही हिस्सा थी। शायद यही वजह थी कि ओरिएंटेशन वीडियो में डॉक्टर मार्विन कैंडल बार बार चेतावनी देता था कि इस कंप्यूटर का इस्तेमाल बाहर की दुनिया से संपर्क करने के लिए नहीं करना है। उसे डर था कि जरूरत से ज्यादा बातचीत पूरे एक्सपेरिमेंट को प्रभावित कर सकती है। अब कहानी पर वापस आते हैं। मिस्टर एको ने पहले येमी के शव को इसी विमान के मलबे के पास दफनाया था, लेकिन अब वहां उसकी लाश गायब होती है। दूसरी तरफ पर्ल स्टेशन के अंदर सईद तरह तरह के तार जोड़कर और सिस्टम चलाकर संपर्क बनाने की कोशिश करता है। तभी एक मॉनिटर पर अचानक तस्वीर दिखाई देती है। स्क्रीन पर एक आंख वाला आदमी कुछ देर कैमरे की तरफ देखता है और फिर तुरंत मॉनिटर बंद कर देता है। इससे एक बात पूरी तरह साबित हो जाती है कि धर्मा इनिशिएटिव के स्टेशन सच में आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एक आंख वाला आदमी आखिर कौन है, इसका जवाब अभी नहीं मिलता। उधर जैक अब भी अपनी कैद में होता है कि तभी जूलियट उसके पास एक वीडियो चलाने आती है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे वह बस उसे फिल्म दिखा रही हो, लेकिन जैक जल्दी ही समझ जाता है कि टीवी की स्क्रीन कैमरों की नजर से छिपी हुई है। यानी जूलियट उसे कोई गुप्त संदेश देना चाहती है। इसलिए जैक ऊपर से उससे नॉर्मल बातें करता रहता है जबकि उसकी नजर टीवी पर टिकी होती है। वीडियो में जूलियट बताती है कि बेन बेहद खतरनाक और चालाक इंसान है। अगर जैक उसका ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाए तो ऑपरेशन के दौरान चुपचाप उसकी किसी जरूरी नस को काट दे ताकि किसी को शक भी न हो और बेन की मौत भी हो जाए। इससे इतना तो साफ हो जाता है कि बेन के लोगों के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। दूसरी तरफ मिस्टर एको को एक बार फिर येमी दिखाई देता है। वह उसके पीछे पीछे चलते हुए फूलों से भरी एक खुली जगह तक पहुंच जाता है। वहां मिस्टर एको अपना क्रॉस निकालकर येमी की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि उसने कोई पाप नहीं किया। जिन लोगों को उसने मारा वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए जरूरी था। उसे अपने के पर कोई पछतावा नहीं है बल्कि उसे उस पर गर्व है। ये सुनते ही येमी कुछ पल के लिए चुप रह जाता है।
है। फिर कहता है कि अगर तुम्हें अपने की पर जरा भी पछतावा नहीं है तो मैं तुम्हें यहाँ तक लाया ही क्यों। इतना कहकर वह साफ बता देता है कि वह असली येमी नहीं है और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर एको उसके पीछे पीछे जंगल में पहुँचता है, लेकिन वहाँ एक बार फिर रहस्यमयी काला धुआं उसके सामने आ जाता है। इस बार ब्लैक स्मोक उसे कोई मौका नहीं देता और बेरहमी से उसकी जान ले लेता है। कुछ देर बाद लॉक और बाकी लोग वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वे सिर्फ मिस्टर एको की लाश के पास पहुँच पाते हैं। आखिरी सांस लेते हुए मिस्टर एको लॉक के कान में कुछ कहता है और फिर हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। अब तक हुई घटनाओं को जोड़कर देखने पर एक बात समझ आने लगती है, शायद येमी वास्तव में कभी वहाँ था ही नहीं। जैसे जैक को अपने पिता दिखाई दिए थे, केट को काला घोड़ा दिखा था और बून समेत कई लोगों को अलग अलग चीजें नजर आई थी, वैसे ही मिस्टर एको के सामने भी येमी का रूप ब्लैक स्मोक ने ही लिया था। आखिर ये ब्लैक स्मोक क्या है और इसका असली मकसद क्या है, इसका जवाब अभी नहीं मिलता, लेकिन इतना जरूर समझ आता है कि ये लोगों के मन को पढ़ सकता है और शायद किसी खास इंसान की तलाश में है। लगता है उसने पहले मिस्टर एको को चुना था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मिस्टर एको उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है तो उसने उसे मार डाला। इसके बाद लॉक फैसला करता है कि मिस्टर एको को यहीं दफना दिया जाए। आखिर हर बार किसी की लाश कैंप तक ले जाने से बाकी लोगों में सिर्फ डर ही फैलेगा। फिर लॉक और सईद फावड़ा लेने के लिए वापस कैंप की तरफ निकलते हैं। रास्ते में दोनों की बातचीत से साफ महसूस होता है कि उन्हें भी यकीन है कि मिस्टर एको की मौत के पीछे वही रहस्यमयी ब्लैक स्मोक है। दूसरी तरफ हाइड्रा स्टेशन में सॉयर और केट से अब भी जबरदस्ती काम करवाया जा रहा होता है। तभी एलेक्स हाथ में एक स्लिंग शॉट लेकर अचानक वहां पहुंच जाती है। वह कार्ल को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन बेन के लोग उसे कुछ ही सेकंड में पकड़ लेते हैं। इसके बाद जूलियट केट को जैक के पास ले जाने आती है। वह चाहती है कि केट किसी तरह जैक को बेन का ऑपरेशन करने के लिए मना ले। हालांकि जूलियट खुद जैक से बेन को ऑपरेशन के दौरान मार देने की बात कह चुकी थी, लेकिन जैक अब तक ऑपरेशन करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ था। इसी दौरान केट को अपना अतीत याद आने लगता है। अपने पिता की हत्या के बाद जब वह पुलिस से बचकर भाग रही थी, तभी उसे एक आदमी से प्यार हो गया था। उसने अपनी असली पहचान छिपाकर उससे शादी भी कर ली थी, लेकिन एक रात उसने उस पुलिस अधिकारी को फोन किया जो लगातार उसका पीछा कर रहा था और उससे अपनी जिंदगी बख्श देने की गुहार लगाई। अधिकारी नहीं माना और केट की मुश्किलें खत्म होने के बजाय और बढ़ गईं। सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि उसका पति भी एक पुलिस अधिकारी था। काफी सोचने के बाद केट ने अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी, फिर उसे नींद की दवा देकर चुपचाप वहाँ से चली गई और अपनी छोटी सी शादी हमेशा के लिए खत्म कर दी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में लौट आती है। केट को जैक के सामने लाया जाता है। वह उससे कहती है कि अगर उसने बेन का ऑपरेशन नहीं किया तो ये लोग सॉयर को मार डालेंगे, लेकिन इतना सुनने के बाद भी जैक अपना फैसला नहीं बदलता। दूसरी तरफ लॉक और बाकी लोग मिस्टर एको को दफना देते हैं। लॉक उसकी लाठी को ही उसकी कब्र का निशान बनाने लगता है। तभी उसकी नजर उस लाठी पर लिखे कुछ शब्दों पर पड़ती है। उस पर लिखा होता है, डियर लॉक, अपनी नजरें उठाओ और उत्तर की तरफ देखो। उधर हाइड्रा स्टेशन में केट एक बार फिर अपने पिंजरे से बाहर निकल आती है। इस बार वह सॉयर का ताला भी खोल देती है और उससे कहती है कि अब तुरंत यहाँ से भागना होगा, लेकिन सॉयर उसे रोकते हुए बताता है कि ये जगह असली आइलैंड नहीं बल्कि उससे अलग एक छोटा आइलैंड है। जब तक उनके पास नाव नहीं होगी तब तक यहाँ से भाग निकलना नामुमकिन है। केट कुछ पल चुप रहती है। अब जब भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वह अचानक सॉयर के करीब आती है और उसे किस कर देती है। धीरे धीरे दोनों अपने जज्बातों में बह जाते हैं और वहीं पिंजरे के अंदर एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। इसके बाद भी दोनों देर तक एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। उधर रात गहराने पर जैक देखता है कि उसकी कैद का दरवाजा अपने आप खुल गया है। वह सावधानी से बाहर निकलता है और चलते चलते एक मॉनिटर रूम तक पहुंच जाता है। वहां लगे कैमरों में जो नजारा उसे दिखाई देता है उसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। एक तरफ वह खुद यहाँ कैद होकर हर तकलीफ झेल रहा है, जबकि दूसरी तरफ केट और सॉयर एक दूसरे के साथ हैं। तभी बेन उसके सामने आ जाता है। अब साफ हो जाता है कि जैक को यहाँ तक आने देना भी उसी की योजना का हिस्सा था। कुछ देर बाद जैक शांत होकर कहता है कि वह कल बेन का ऑपरेशन करेगा, उसके रीढ़ के ट्यूमर को निकाल देगा, लेकिन बदले में बेन को अपना वादा निभाना होगा और उसे इस आइलैंड से जाने देना होगा। बेन उसकी शर्त मान लेता है। अगले दिन उसका ऑपरेशन शुरू होता है। बेन को बेहोश करने के बाद जैक सर्जरी शुरू करता है, लेकिन ऑपरेशन के बीच में ही बेन का ब्लड प्रेशर तेजी से गिरने लगता है। जैक इसी मौके का फायदा उठाकर वहां मौजूद एक आदमी को बेहोश कर देता है। फिर वह सबको बताता है कि उसने जानबूझकर बेन की एक जरूरी ब्लड वेसल पर छोटा सा कट लगा दिया है। अगर 1 घंटे के अंदर उसे बंद नहीं किया गया तो बेन की मौत तय है। उसी समय दूसरी तरफ डैनी सॉयर को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लेता है। वह उसे गोली मारने ही वाला होता है कि तभी उसके वॉकी टॉकी पर व्हाइट बियर्ड का संदेश आता है। वह चिल्लाकर कहता है कि सॉयर को हाथ मत लगाना, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो जैक तुरंत बेन को मरने देगा। इसके बाद जैक खुद वॉकी टॉकी लेकर डैनी से कहता है कि केट और सॉयर को तुरंत जाने दो। अगर 1 घंटे के अंदर केट ने उससे संपर्क नहीं किया तो वह बेन को किसी भी कीमत पर नहीं बचाएगा। लेकिन अब फैसला सिर्फ जैक के हाथ में था। बेन बचेगा या मरेगा ये अब वही तय करने वाला था। दूसरी तरफ केट और सॉयर की आजादी भी इसी फैसले पर टिकी हुई थी। क्या दोनों इस कैद से निकल पाएंगे या बेन एक बार फिर उन्हें मात दे देगा? और सबसे बड़ा सवाल, डेसमंड को आने वाली घटनाओं का पहले से कैसे पता चल जाता है?
है? क्या ये महज संयोग है या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो अभी तक किसी की समझ से बाहर है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले एपिसोड में।